तो दोस्तों नमस्कार। क्या आप मान सकते हैं ऐसा कि एक गाय की पूजा करने वाला देश जो कि नेपाल है और एक गाय काट के खाने वाला देश कभी मित्रवत संबंध रख सकते हैं, या फिर उनके बीच में अगर कोई ऐसी मित्रता की भावना अगर आग एक जगती है तो क्या वो कितने दिनों की मेहमान रह सकती है। जी हाँ दोस्तों, यही डिफरेंस एक चाइना और नेपाल के बीच में है। आखिरकार नेपाल ने यू टर्न ले ही लिया, जो उसका स्टैंड था उससे उसको पीछे हटना पड़ा। अब फेस सेविंग करते हुए वो धीरे धीरे पीछे हटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सिचुएशन बनी नेपाल में, उसके लिए भारत का बढ़ता प्रभुत्व जो है वो बहुत हद तक जिम्मेवारी निभाया है अपनी। यह दोस्तों बताना चाहूंगा आपको कि इसके कुछ 4-5 रीजन ऐसे हैं जिन्होंने पूरे इस प्रकरण को अफेक्ट किया है, और 4 दिन के अंदर अंदर नेपाल का यू टर्न हो गया। जैसे ही चाइना का यू टर्न हुआ बॉर्डर पे, उसके तुरंत बाद नेपाल का भी यू टर्न हो गया। दोस्तों सबसे पहला रीजन जो है, मैं मानता हूं कि भारत का विश्व में बढ़ता कद है, जिसकी वजह से हमारे पक्ष में, क्योंकि हम सही रास्ते पे हैं इसलिए हमारे पक्ष में पूरा विश्व खड़ा है। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी का एक पर्सनल टच है मिस्टर ओपी शर्मा ओली की तरह के साथ, क्योंकि 1990 से अब तक ओली को प्रो इंडियन लीडर कहा जाता था नेपाल में। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भारत के साथ बहुत अहम समझौतों में, नेपाल में विपक्ष में रहते हुए भी या मंत्री रहते हुए भी उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है, जिससे कि उनको प्रो इंडियन का तमगा हासिल है। हम ये कहते हैं कि वो हमेशा फेवर ऑफ इंडिया हमेशा रहते हैं, चाहे किसी भी देश की बात आई हो। रिसेंट में जो कुछ भी हुआ वो एक नेपाल की गरीबी में चीन द्वारा फेंके हुए कुछ दाने, कुछ उसके एनजीओ द्वारा वहां पे इन्वेस्टमेंट और कुछ और सैन्य मदद के साथ साथ आर्थिक मदद ही मेन कारण था कि नेपाल ने ऑल ऑफ अ सडन डिसीजन ऐसा ले लिया जो कि वो कभी सस्टेन नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री मोदी और ओली साहब का जो पर्सनल बॉन्डिंग है वो सबसे ज़्यादा काम आया है। उसके बाद आप आइए, नेपाल की भारत पे बहुत निर्भरता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नेपाल से सटी सीमाओं यूपी और बिहार में जाएंगे आप, तो वहाँ पे बेटी रोटी का रिश्ता कहते हैं हम, जिसमें कि आपके हर घर से दूसरे घर में, नेपाल के दूसरे घर में रिश्ता है। वहाँ पे हम जिस तरीके से रहते हैं आप उनको तोड़ नहीं सकते, उनको आप बाइफरकेट नहीं कर सकते, आप उन सीमाओं को सील नहीं कर सकते। जिस तरह की त्रेता युग से हमारी बॉन्डिंग है उसको ऑल ऑफ अ सडन 3 दिनों में खत्म नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, नेपाल ने भारत में इतने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अपने पैसे से उनके लिए कराए हैं, जैसे सड़क का निर्माण हुआ, स्कूलों का निर्माण हुआ, डिफरेंट डैम प्रोजेक्ट्स हुए, डिफरेंट बिजली के प्रोजेक्ट्स हुए। इस तरीके से नेपाल में बहुत बड़ा सेवा के रूप में इन्वेस्टमेंट, ना कि प्रॉफिट मेकिंग इन्वेस्टमेंट, एक डोनेशन के रूप में हर जगह भारत की सेवाएं मिलती रहती हैं। और दूसरी बात, जिस तरीके से भूकंप में तबाही हुई थी वहां पे, सबसे पहला भारत ही वहां पे एक रक्षक के तौर पे अपने साजो सामान दल बल के साथ खड़ा था। तो इस तरीके से देखें हम तो चीजें अलग नहीं हो सकती हैं, बेशक कुछ चीजें कुछ समय के लिए गड़बड़ बेशक हो जाएं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये रहा है इनके परिप्रेक्ष्य में कि नेपाल में आंतरिक विद्रोह की आशंका। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले बताना चाहूंगा कि नेपाल में विद्रोह की आशंका क्यों है। मैं आपको बताना चाहूंगा नेपाल की डेमोग्राफी क्या है। दोस्तों नेपाल की डेमोग्राफी में आपको बता दूं मैं कि 30% आबादी लगभग वो भारतीय आबादी है, भारतीय मूल के निवासी वहां पे जाके बसे हुए हैं और उनको नागरिकता मिल गई है। और ये बहुत दिनों की बात नहीं है, ये सिर्फ 70-80-100 साल के पहले की बात है। और वो 30% बेशक उस संविधान निर्माण के समय में उतने इफेक्टिव नहीं रहे हों, लेकिन उनका अपना एक स्टेक है और चीजें उनके आगे आने के बाद बहुत हद तक बदलती हैं नेपाल में। और इसमें भी, इस नेपाल के नक्शे में भी जो काला पानी लिपुलेख का मामला है उसमें भी कहीं ना कहीं इनका बड़ा योगदान है। दूसरा, डेमोग्राफी में आपको बता दूं मैं कि 30% तो भारतीय मूल के हैं ही हैं, तो वो भारतीय जुदा हो नहीं सकते।
उनकी आत्मा भारत में बसती है। उसके बाद जो नेपाली ओरिजिन के रियल वहाँ पे नेटिव हैं, उनमें लगभग 22 से 25% माना जाता है कि वो प्रो इंडियन थिंकिंग रखते हैं, और उनके इंडियंस के साथ या तो रिश्ते हैं या तो संबंध बहुत बड़े अच्छे हैं, जो कि नेपाल से बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में आकर अपना व्यवसाय करते हैं, और उनसे उनका घनिष्ठ संबंध है, और वो आके वहाँ पे रिश्ते से लेकर हर एक चीज, पार्टी फंक्शन सब कुछ करते हैं वहाँ पे। तो इस तरह का रिश्ता है उनका। तो नेपाल की टोटल डेमोग्राफी में अगर माने हम, तो टोटल 55% के आसपास जो है वो भारतीय सोच या भारतीय लोग रहते हैं वहाँ पे, जो एक बहुत बड़ा स्टेक होता है किसी भी देश में, और वो चाहे तो किसी भी गद्दी को, किसी भी नेता को हिला सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जैसे ही नेपाल ने विवाद खड़ा किया, तो उनको भी लगा कि कहीं ना कहीं ये नेपाल से कट रहा है। उसमें अगर ये चीजें लिंगर ऑन होती, ये चीजें ज्यादा दिन तक बढ़ती, तो इंडिया को भी डिफरेंट अप्रोच के बाद जब नहीं मानता नेपाल, तो उस पर डिफरेंट कर्व्स लगाने पड़ते, सैंक्शंस लगाने पड़ते, जिसकी वजह से नेपाल की जनता बहुत परेशान हो जाती और इसका प्रभाव बहुत ही दूरगामी होता। ये सोच कहीं ना कहीं घर कर गई। उसके बाद जो प्रो इंडियन थिंक टैंक है वो वहां पे एक्टिव होता है, और प्रो इंडियन थिंक टैंक में आपको बता दूं मैं कि नेपाल के लीडरशिप में जो टॉप लीडरशिप है, उस लीडरशिप में कम से कम 60 से 70% ऐसे लोग हैं जो हार्डकोर प्रो इंडियन थिंकिंग वाले हैं, जो कहीं ना कहीं भारत से रिश्ते रखते हैं, भारत से उनका आर्थिक, वैचारिक और पारिवारिक संबंध है। तो चीजें इतनी आसानी से अलग तो नहीं हो सकती। तो ये चीजें और डेवलप हुई, और ये लॉबी जो अब तक सुस्त पड़ी हुई थी, क्योंकि उनको देखना था कि आखिरकार ओली साहब क्या क्या करते हैं, जो कि लालच में कर रहे थे, जो कि चीन के फेंके हुए रोटी के 2 टुकड़े के लिए कर रहे थे, जो कि खा के और हजम करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके बाद भी रोटी चाहिए होती है, और वो सब कुछ उनको भारत से मिलता है। और भारत की थिंकिंग जो है वो नेपाल की थिंकिंग में कहीं ना कहीं 80 से 90% लोगों पे हावी है। बेशक आज कम्युनिस्ट सरकार हो, कम्युनिस्ट सरकार ने ये सोच रखा कि हमें जाना चाहिए, वहां पे गई, वो क्षणिक है, मैं बता दूं आपको। उसके बाद देखिए क्या कारण आता है। उसके बाद भारत पर निर्भरता ऐसी है कि यहाँ माना जाता है कि 20 से 25 लाख नेपालीज यहाँ पे रोजगार करते हैं, यहाँ से कमाते हैं, और वो अपना जीवन यापन करते हैं। और सबसे लास्ट और अहम बताना चाहूंगा आपको कि किस चीज का योगदान रहा है। जिस तरीके का ये चाइना पलटू राम है, जिस तरीके का यूटर्न लेता है ये अपना मतलब निकलने के बाद, वो शायद नेपाल की लीडरशिप जान चुकी है। और नेपाल की लीडरशिप में ये कहीं ना कहीं बात है कि एक सनातन मित्र छोड़कर एक क्षणिक मित्र के पास जाना कतई नेपाल के भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यही चीजें हावी हैं आज के जो नेपलीज में इन्फ्लुएंस थिंक टैंक है उस पे, और उन्हीं के इन्फ्लुएंस का नतीजा है कि आज पुलिस आपको बैकफुट पे जाना पड़ा, और उनको यूटर्न लेके ये कहना पड़ा कि चलो ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया उन्होंने। जो मामला था नक्शा पास करवाने का जो था, उसको स्टैंडिंग कमेटी के लिए भेज दिया गया, क्योंकि जब उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो उनको पहले ही ये अंदाजा लग गया था कि चीजें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जो 60 to 70% लीडरशिप है, उनकी टॉप ब्रास लीडरशिप है, वो कहीं ना कहीं प्रो इंडियन थिंकिंग रखती है, और वो इंडिया से इतनी आसानी से अलग नहीं हो सकती है, क्योंकि इंडिया से दूर जाने का जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई कहीं से भी चाइना से नहीं हो पाएगी, और उस केस में फिर से जाके और भारत के पास गिड़गिड़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बच जाएगा। तो इस तरह की विचारधारा और इस तरीके की सोच जब आगे आई, जब हावी हुई, तब जाके नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपना पांव पीछे खींचा है, और होपफुली ये दबाव बना रहेगा, और उसके बाद चीजें नॉर्मल होंगी। हम ये नहीं कह रहे कि इतनी जल्दी हो जाएगी, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि चाइना ने बहुत मोटी रकम इनमें बहाया है, नेपाल में लगाया है,
जिससे कि वो क्षणिक तौर पे उनके फेवर में चले गए हैं, लेकिन ये ऑल ऑफ अ सडन वहां से विड्रॉ नहीं हो सकते। चीजें इतनी आसान दिख रही हैं लेकिन होंगी नहीं। लेकिन जिस तरीके से यू टर्न लिया है ओली साहब ने, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत है और एक भारत की ये बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि चाइना जिस तरीके से पूरे विश्व में गिरा हुआ है आज, उसकी आज नहीं कल आर्थिक स्थिति चौपट होनी है और उसके बाद वो घुटनों पे आएगा, क्योंकि वो हर जगह आप अपनी दादागिरी और हर जगह आप अपनी गुंडागर्दी नहीं चला सकते। वो लोग झेलते हैं जो उस गुंडागर्दी में कमजोर हों। हम सनातन धर्मी हैं, हम सनातन धर्म का पालन करते हैं, हम अगर चाहें तो धनुष उठाना भी जानते हैं, लेकिन भगवान न करे वैसी नौबत आए। हम ऐसी तैयारी रखते हैं कि चीजें युद्ध शुरू होने से पहले ही उसको खत्म कर दिया जाए।